नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी दूसरी टॉपिक संविधान सभा एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषता चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक क्लास समाप्त कर चुके हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की जो 10वीं विशेषता है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एकल नागरिकता। आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। अब बात आती है कि भारत में एकल नागरिकता से तात्पर्य क्या है। दोस्तों, बता दें आपको कि जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, तो भारत की जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से प्रभावित है, वो ब्रिटेन से प्रभावित है। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में पूछता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो वह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद एकल नागरिकता से तात्पर्य यह होता है कि संपूर्ण भारत की, पूरे देश की एक नागरिक के पास एक ही नागरिकता होगी। जैसे हमारे यहाँ विभिन्न प्रांत हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तो ऐसा नहीं है कि राज्यों की नागरिकता अलग और संघ की अर्थात देश की नागरिकता अलग होगी। जब ऐसा जहाँ पे होता है वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह अमेरिका है। लेकिन भारत जो है, भारत में एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता भी इसे कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि भारत में एक ही नागरिकता होती है, वह होती है भारत की नागरिकता। तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता और ब्रिटेन में एकल नागरिकता। अब शायद आप लोगों को संविधान की जो ये विशेषता है ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी होगी। आइए अब हम इसके 11वां जो विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 11वीं विशेषता है भारतीय संविधान की, वो दिख रहा होगा, वयस्क मताधिकार। वयस्क क्या होता है दोस्तों? हर देश में वयस्क की आयु जो होती है, मतलब जितने भी देश हैं दुनिया में, सभी देशों की अपनी अपनी वयस्क आयु होती है। जैसे भारतीय संविधान में 18 वर्ष है, तो इसी प्रकार से हर देश की अपनी वयस्क आयु होती है दोस्तों, जहाँ पे वयस्क मताधिकार दिया जाता है। अब मताधिकार, तो यहाँ पे दो शब्द आया है वयस्क। पहला शब्द है वयस्क, दूसरा शब्द है मताधिकार। वयस्क, मताधिकार। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जो वयस्क की आयु है, एक व्यक्ति कब वयस्क माना जाता है? यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है। कितना? 18 वर्ष। यदि 18 वर्ष की वह उम्र पूरा कर लेता है तो उस व्यक्ति को भारत में वयस्क माना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और मताधिकार, मताधिकार से तात्पर्य है मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर चुने गए प्रतिनिधि या स्वयं के माध्यम से जनता अपना शासन करती है। तो यहाँ पर मताधिकार दिया जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। वह मत का प्रयोग करते हैं और जिसे चाहे शासन व्यवस्था में उसे ला सकते हैं, और जो भी व्यक्ति है उसे राजनीतिक अधिकार होता है, वह उन पदों पर जा सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि वयस्क मतलब 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर लेगा उसे मताधिकार दे दिया जाएगा। तो ये वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो आपको बता दें कि प्रश्न यहाँ पर एक और आ सकता है कि वयस्क मताधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, अनुच्छेद
26 जो है वो वयस्क मताधिकार के बारे में बताता है। एक बात और, भारतीय संविधान में पहले जो मूल संविधान में वयस्क की आयु थी वो 21 वर्ष थी। कितनी दोस्तों? 21 वर्ष। लेकिन बाद में इसे इस उम्र को घटा दिया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना दोस्तों? 18 वर्ष, जो वर्तमान समय में है। अब बात आती है कि इसे कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसे जो हटाया गया था वह 61वें संविधान संशोधन 1989। तो आप लोग याद रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में 21 वर्ष की जो मताधिकार की वयस्क मताधिकार की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इसके अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। अगली विशेषता क्या है दोस्तों? केंद्रोन्मुख संविधान। केंद्रोन्मुख संविधान का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भारतीय संविधान है उसका झुकाव कैसा है? केंद्र की तरफ है, संघ की तरफ है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। तो यहाँ पे दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। पहली सरकार केंद्र की व दूसरी सरकार राज्यों के विभिन्न प्रांतों की, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन जो भारतीय संविधान है दोस्तों वो ज़्यादातर प्रभावी कहाँ है? केंद्र में है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो केंद्रोन्मुख है, अर्थात केंद्र की तरफ उन्मुख है दोस्तों भारतीय संविधान। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये भी आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि केंद्र की तरफ कैसे उन्मुख है। तो आपको बता दें दोस्तों, जब आप कभी भी पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर आता है जिसे कहते हैं केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। हालांकि अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। आपको बता दें कि भारत में ये प्रश्न आता है कि भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है या विकेंद्रीकरण की। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पहले केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल थी, लेकिन वर्तमान समय में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वो केंद्रोन्मुख संविधान क्यों है। आपको बता दें कि जब आपातकाल भारत में लागू होता है तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो होता है वो पूरी तरह से कैसा हो जाता है, शासन व्यवस्था पूरी तरह से दोस्तों एकात्मक हो जाता है। एकात्मक मतलब पूरी तरह से जो है संघ पूरे देश में प्रभावी हो जाता है। संघ की शासन व्यवस्था पूरे देश में प्रभावी हो जाती है। कहाँ पे? जब आपातकाल की स्थिति आती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपातकाल की स्थिति में जो हमारा संविधान है वो संघ को ज़्यादातर शक्तियाँ प्राप्त कर देता है और उसके बाद जो है ये संघ क्या होता है, पूरी तरह से एकात्मक शक्ति प्रवृत्ति जो होती है प्रबल हो जाती है भारतीय संविधान के अंतर्गत। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की अगली विशेषता की तरफ। अगला है दोस्तों 13वां जो भारतीय संविधान की विशेषता है वह है पंथ निरपेक्ष राज्य। इसे बहुत से लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह होता है कि भारतीय संविधान जो है सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा। सभी धर्म उसके नज़र में, उसके दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। वो किसी धर्म जो है भारत का कोई राजधर्म नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब क्या है? इस्लामिक कंट्री है, उसका एक राजधर्म है। जैसे मुस्लिम क्या है? उनका राजधर्म है। लेकिन भारत का कोई राजधर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। भारत के मूल संविधान में ये शब्द नहीं। तो आपको बता दें कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब यह हुआ कि पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत जो सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी। मतलब वह किसी भी धर्म
का न तो समर्थन करेगा, न तो किसी धर्म के उल्लंघन की बात करेगा। वो सभी धर्म से वो तटस्थ रहेगा। ऐसा राष्ट्र कौन सा राष्ट्र होता है? पंथ निरपेक्ष। इसके और भी, जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसलिए संविधान जो हमारा है उसे किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता, सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है। ना तो किसी का वो सपोर्ट करेगा, ना ही किसी का उल्लंघन करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा है दोस्तों, यह एक पश्चिमी अवधारणा है जिसे भारत ने अडॉप्ट किया। हालांकि इसके मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था, जिसे बाद में इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इस शब्द को जोड़ा। इस बात को आप लोग शायद जानते होंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ पर हमें जानना यह जरूरी है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसमें सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। आपको बता दें दोस्तों कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। इसी कारण 42वें संविधान संशोधन को जो 22nd अमेंडमेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या लघु संविधान की संज्ञा देते हैं दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं किसे? 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम इसकी अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 14वीं बड़ी विशेषता है, हमने इसे नंबर के आधार पर क्रम से डिवाइड किया है। तो ये जो 14वीं विशेषता है आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी कि मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है। प्रश्न आता है क्या भारतीय संविधान जो है वो मूल कर्तव्य क्या उसमें मूल संविधान में था? तो जी नहीं, भारतीय संविधान के मूल संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब बात आती है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस भाग में इसका उल्लेख है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का भाग 4 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 का, माफ कीजिएगा 51 का में है। 51 का में है। तो भाग 4 का में इसका उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 51 का में। एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि जब भी हम संविधान में कोई भी अनुच्छेद पढ़ते हैं, उसके जो हमें उपखंड दिखाई देते हैं, जैसे 19 का कहा गया है, उसके बाद अनुच्छेद 51 का है, ऐसे बहुत से हमें इसके उपखंड या बहुत सी अनुच्छेद की धारा जो दिखाई देती है, उससे अधिकांश आप ये समझ सकते हैं कि वह मूल संविधान का अंग नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उन्होंने सिफारिश की स्वर्ण सिंह समिति ने, तो उसी आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में। अब बात आती है कि मूल संविधान कहाँ के संविधान से प्रभावित है या कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें सोवियत संघ रूस से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विधि का शासन। विधि का शासन अगली जो बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की, वह है विधि का शासन। तो आपको बता दें दोस्तों, जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से प्रभावित है, ब्रिटेन से लिया गया है। पहली बात यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए आप लोग कि यह ब्रिटेन से प्रभावित है। ये परीक्षा में पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है उसमें जो विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
दूसरी चीज़, विधि के शासन से तात्पर्य क्या होता है? विधि के शासन से तात्पर्य यह होता है कि इसके अंतर्गत विधि के समझ सभी नागरिक समान हैं। मतलब जो नियम बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे देश के व्यवस्थापक के द्वारा, या जो भी देश में नियम कानून लागू हैं, वे सभी कानून के अंतर्गत जो प्रत्येक नागरिक, छोटा बड़ा चाहे जिस प्रकार का भी नागरिक हो, उसके ऊपर समान रूप से विधि लागू होगी। यदि कोई भी व्यक्ति मर्डर कर देता है, सपोज करिए उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति यदि मर्डर कर देता है, यदि उसकी दोष सिद्ध हो जाती है तो उसे फांसी होगी। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, और चाहे उसकी कितनी भी बड़ी स्टेटस जो स्थिति है वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन जो नियम कानून है वो सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होगा। इसी का अर्थ है विधि का शासन। मतलब उस देश में विधि सर्वोपरि है, विधि से ऊपर कोई अन्य चीज़ नहीं है। विधि के अंतर्गत ही सभी नियम कानून जो हैं वो सभी नागरिकों के जो प्राधिकारी हैं, जो भी हैं, सबके ऊपर विधि समान रूप से लागू होगी। विधि से ऊपर कोई नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो उस देश के प्राधिकारी होंगे वो सभी विधि के अंतर्गत ही नियंत्रित होंगे दोस्तों, और विधि के अनुसार ही वो कार्य करेंगे। विधि से हट कर वो कार्य नहीं कर सकते। यही विधि का शासन होता है। अर्थात जिस देश में विधि ही सब कुछ हो, विधि से सर्वोपरि कुछ नहीं हो, चाहे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो पद की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन जो है विधि जो होगी सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगी। विधि ही सर्वोपरि है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। विधि का शासन कहाँ से प्रभावित है भारतीय संविधान में? ब्रिटेन से लिया गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो भारतीय संविधान की बड़ी विशेषता है वह है अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, जब भारतीय संविधान बन रहा था, जिस समय संविधान सभा बना रही थी, उसके पहले हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे, विधि विशेषज्ञ थे, वे विभिन्न देशों की यात्राएं की और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उन्हें जो भी चीज़ें लगी कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए, जो उन्हें गुण समझ में आया अन्य देशों के संविधान का, उसे वे भारतीय संविधान में उन तत्वों का समावेश करने के लिए प्रयास किए। और बहुत सारे आप जानते भी हैं कि एक विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा था। उसका यही बड़ा कारण है कि जो भारतीय संविधान है वो अनेक देशों से प्रभावित है, और उसे इसीलिए उन्होंने उधार का थैला कहा था। तो भारतीय संविधान में जैसे आप जानते हैं कि बहुत सी भावनाएं जो है अन्य देशों से ली गई हैं, जैसे हमारे यहाँ आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ रूस के संविधान से, इन सभी विभिन्न देशों का अध्ययन किया गया। उसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो उसके गुण थे, उन सभी गुणों को भारतीय संविधान में लाया गया, रखा गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। अब बता दें आपको, लगभग 60 देशों की यात्राएं करके अध्ययन किया गया, 60 देशों के संविधान की अध्ययन किया गया लगभग भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हमारी संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। उसके बावजूद भी आज वर्तमान समय में कुछ कमियाँ निकाली जाती हैं। हालांकि एक नया संविधान है यह, इसमें बहुत सारे तथ्य लाए गए। कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत सारे उसमें हैं। उसके बाद कुछ ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। इन सभी तत्वों का उसमें समावेश करके भारत का संविधान का निर्माण किया गया था दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं संविधान की अगली विशेषता की तरफ। भारतीय संविधान की अगली जो विशेषता है वह है त्रिस्तरीय शासन अर्थात विकेंद्रीकृत व्यवस्था। आपको बता दें कि भारत के मूल संविधान में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन करके त्रिस्तरीय इसे बनाया गया दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला स्तर क्या है इसका, जैसे केंद्र का शासन, दूसरा स्तर जो है प्रांतों का शासन, और त्रिस्तरीय जैसे ग्राम पंचायत हुआ, उसके बाद नगर पालिकाएँ, इन सभी का शासन। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की गई है वहाँ पर व्यवस्था कैसी होगी, विकेंद्रीकृत। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, और यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। लेकिन मूल संविधान में केवल 2 स्तरीय शासन था, लेकिन वर्तमान समय में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के मूल संविधान में 2 स्तरीय थी, पहला संघ सरकार, दूसरा प्रांतों की सरकार। त्रिस्तरीय कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन
73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां से क्या जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई। 74वें से नगर पालिकाओं के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये ग्राम पंचायत और नगर पालिका इस स्तर पे जब जोड़ा गया तो दोस्तों यह जो है क्या है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन करके 1992-93 में इसे त्रिस्तरीय बनाया गया, अर्थात जो शासन व्यवस्था है उसे विकेंद्रीकृत किया गया। तो आप लोग जब पबैट पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि पबैट आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आएगा केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत व्यवस्था से तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न आता है। तो आपको बता दें, जहाँ निर्णय लेने की जो केंद्र है उसी आधार पर हम केंद्रीकृत व्यवस्था या विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। जहाँ पे निर्णय लेने के केंद्र एक या दो या बिल्कुल कम हो, जहाँ पे कम होती है निर्णय लेने की व्यवस्था उसे हम केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। और जहाँ निर्णय लेने की व्यवस्था जो है दूर दूर तक होती है, ज़्यादा कई स्थानों पे होती है, वहाँ पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। जैसे निर्णय लेने के जो केंद्र हैं भारत में वो विकेंद्रीकृत के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे संघ सरकार है हमारी, वो देश के बारे में विभिन्न जो संघ की सूची के विषय हैं उसके बारे में वो निर्णय लेती है, इसलिए वहाँ पर पहला निर्णय केंद्र में हो गया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, पहला निर्णय केंद्र में हो गया। केंद्र निर्णय लेने के केंद्र कितने हैं, तो पहला केंद्र में हो गया। दूसरा जो है वो प्रांतों में अर्थात राज्यों में है, राज्य सरकार भी बहुत सारे निर्णय लेती है। तीसरा जो होता है एकदम निचले स्तर पर जो होता है, जिसे हम लोग विकेंद्रीकृत किए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो क्या थी? ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं। तो इन दोनों के तहत इसे और विकेंद्रीकृत बनाया गया। हालांकि पहले था विकेंद्रीकरण का प्रवृत्ति थी, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन करके इसे और विकेंद्रीकृत बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है, वह क्या है कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था और विकेंद्रीकृत व्यवस्था। इस चीज़ को शायद आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वह है संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि संघात्मक शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए वहाँ पर उसे भारत एक राज्यों का संघ है। जहाँ पे अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है दोस्तों? इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, ऐसा उसमें लिखा है। आपको बता दें कि संघात्मक शब्द जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, संघात्मक शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अब बात आती है संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है। आपको बता दें कि शासन व्यवस्थाएँ जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जहाँ पर एक ही सरकार होती है, केंद्र में एक ही देश में एक ही सरकार होती है और निर्णय एक ही सरकार लेती है, नियम कानून सब कुछ एक ही सरकार बनाती है। वहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक ही जगह पर स्थित होती है और संघ में स्थित होती है। वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब बात आती है एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण कौन है। तो आपको बता दें दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है हमारा ब्रिटेन। हमारा मतलब समझ सकते हैं आप कि बहुत सारे प्रावधान हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। तो सीधी सी बात है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन से ये प्रभावित नहीं है। दूसरी बात, संघात्मक शासन व्यवस्था वाला जो देश है, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, लेकिन अमेरिका के शासन प्रणाली से संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वह प्रभावित नहीं है भारत का शासन व्यवस्था। आपको बता दें कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में। कहाँ से? कनाडा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस स्रोत के बारे में बात हो रही है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था।
हालांकि संघात्मक शब्द का भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है, जो कि अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 में। हालांकि जब हम लोग भारत के संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बताएंगे, जहाँ पर लिखा है इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था जो भारत में है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से प्रभावित है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जहाँ पर दो सरकारें हों, एक केंद्र में हो एक प्रांतों में है, और दोनों सरकारों में शक्तियों का विभाजन हो, शक्तियों का पृथक्करण हो, दोनों में शक्तियों का मध्य विभाजन हो। इस बात को हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कनाडा का संविधान हुआ, भारत का संविधान हुआ, अमेरिका का संविधान हुआ, ये सब संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत अपवाद है। इसीलिए भारत में बात आती है कभी कभी भारत एकात्मक है या संघात्मक। आपको बता दें, भारत न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और भारत नहीं पूर्ण रूप से एकात्मक है। इन दोनों का समन्वय किया गया है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बताए थे कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें बहुत से मध्यम मार्गी रास्ते को अपनाया गया है और उसका समन्वय किया गया है, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, अब संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी भारत पूरी तरह से संघात्मक नहीं है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक है। इन दोनों का सुंदर समन्वय या सम्मिश्रण किया गया है भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जो लास्ट विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। तो अगली विशेषता क्या है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन रहती है, अल्पसंख्यक जो जनसंख्या हमारे देश में है, उनके हितों की रक्षा हमारे संविधान में की गई है। वो भी कहाँ पे, भाग 3 में की गई है, जहाँ पे मौलिक अधिकारों में की गई है। तो उनके धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है, जो है भारत के संविधान के भाग 3 में। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बारे में जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसमें विधिवत चर्चा की जाएगी। तो अभी तक आप ये जानिए कि भारतीय संविधान जो है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय के बारे में को दृष्टि में रखकर संविधान को बनाया गया है, ताकि वह किसी भी जाति या समुदाय को संविधान से आहत न करे। ये संविधान निर्माताओं का जो मंशा थी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अल्पसंख्यक के हितों की जो रक्षा थी ये भारतीय संविधान में किया गया है। कहाँ पे, अनुच्छेद के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब इसकी चर्चा इसकी करेंगे, तब वहाँ पर बताएंगे कि ये कहाँ पे किया गया है, मूलाधिकार में। इतना आप लोग जानते रहिए। हम लोग जब मूलाधिकार पढ़ेंगे तो एक एक अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और एक अनुच्छेद से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसमें डीपली उसका अध्ययन किया जाएगा, गहन अध्ययन किया जाएगा। अभी आप जान लीजिए कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की गई है भारतीय संविधान में। तो इस तरह से आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें, कुछ और बेहतर करें। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और चलिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। और आप लोग संविधान पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।